तो भाषा के इस सफर पर आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी जबान की जड़ों को खोदने वाले हैं, खास तौर पर हिंदी और हमारी दूसरी भारतीय भाषाओं की। हमारे सामने जो जानकारी है वो किसी कह सकते हैं कि एक फैमिली ट्री से कम नहीं है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि हजारों साल पुरानी संस्कृत से लेकर आज की जो हिंदी है, मराठी है, बंगाली है, वहां तक का ये सफर कैसे तय हुआ। ये एक तरह से हमारी भाषाओं का डीएनए टेस्ट करने जैसा है। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि भाषाएं किसी म्यूजियम में रखी चीज की तरह स्थिर नहीं होती हैं। वो एक बहती नदी की तरह हैं जो समय के साथ अपना रास्ता बदलती हैं, दूसरी धाराओं से मिलती हैं और लगातार विकसित होती रहती हैं। आज हम इसी नदी के कुछ अहम मोड़ देखने वाले हैं। तो फिर शुरुआत बिल्कुल बुनियाद से करते हैं। भाषा आखिर है क्या? मैं हमेशा से सोचती थी कि ये शब्द कहाँ से आया। इसकी जड़ें संस्कृत में हैं। भाषा शब्द जो है वो संस्कृत की धातु भाष से बना है। भाष? हाँ, जिसका मतलब है बोलना या अपनी बात कहना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये बनती कैसे है। इसे आप एक पिरामिड की तरह सोचिए। सबसे नीचे नींव में होती हैं ध्वनियां, जैसे अ, क, म, प। जब ये ध्वनियां मिलती हैं तो बनता है एक शब्द, जैसे क, म, ल। और जब इन शब्दों को एक सही बनावट में पिरोया जाता है तो बनता है एक वाक्य, जैसे कमल खिल रहा है। अच्छा, तो एक छोटी सी आवाज से लेकर एक पूरे विचार तक का ये सफर ही भाषा है। ये तो हुई इसकी बनावट। लेकिन समाज में भी तो भाषा के अलग अलग रूप दिखते हैं ना। जैसे एक होती है बोली, जो हम अपने गांव घर में बोलते हैं, और एक होती है वो मानक भाषा जो किताबों और समाचारों में इस्तेमाल होती है। ये फर्क क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये भाषा के विकास की सीढ़ियां हैं। बोली बहुत ही स्थानीय और सहज होती है, उसका कोई तय व्याकरण नहीं होता। लेकिन जब उसी बोली में साहित्य लिखा जाने लगता है, उसका व्याकरण तय कर दिया जाता है और वो शिक्षा और प्रशासन का हिस्सा बन जाती है, तो वो परिनिष्ठित भाषा या मानक भाषा का दर्जा पा लेती है। और राष्ट्रभाषा? और जब वही भाषा देश के एक बहुत बड़े हिस्से में दिलों को जोड़ने का काम करती है, तो वो राष्ट्रभाषा कहलाने की क्षमता रखती है। तो ये हुआ कि भाषा सिर्फ बात करने का एक जरिया नहीं है, इसकी अपनी एक सोशल और पॉलिटिकल पहचान भी है। चलिए अब उस बड़े से फैमिली ट्री पर आते हैं। अगर हम भारतीय भाषाओं को एक पेड़ माने तो उसकी जड़ें कहाँ हैं? उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और उनका नाम है संस्कृत। इस पेड़ को समझने के लिए हम भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। 3 हिस्से? ओके। पहला दौर है प्राचीन काल, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का था। ये संस्कृत का स्वर्ण युग था। संस्कृत का युग? लेकिन मैंने सुना है कि इसमें भी 2 तरह की संस्कृत थी, वैदिक और लौकिक। इनमें क्या फर्क था? हाँ, वैदिक संस्कृत ज्यादा पुरानी और कह सकते हैं कि जटिल थी, जिसमें वेद और उपनिषद लिखे गए। अच्छा। ये मुख्य रूप से यज्ञ और अनुष्ठानों की भाषा थी। समय के साथ जब ये थोड़ी और सरल हुई तो उसे लौकिक संस्कृत कहा गया, यानी लोक की संस्कृत। बिल्कुल। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य इसी में लिखे गए। ये आम लोगों के थोड़ा और करीब थी। ठीक है, तो ये तो जड़ की बात हुई। इसके बाद पेड़ का तना कैसे बना? यहीं से कहानी आम लोगों की तरफ मुड़ती है। दूसरा दौर है मध्यकाल, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इस दौर में संस्कृत का सरलीकरण हुआ और 3 नई भाषाएं उभरी जो आम जनता की जुबान थी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ये वो तना है जिससे आज की शाखाएं फूटेंगी। और फिर तीसरा दौर है आधुनिक काल, यानी 1000 ईस्वी से अब तक का, जिसमें हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती जैसी भाषाएं पूरी तरह खिलकर सामने आईं। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ये एक तरह की भाषाई क्रांति थी। क्या ये कहना सही होगा कि मध्यकाल में ज्ञान कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ से निकलकर आम जनता तक पहुंचाने का पहला बड़ा कदम था? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस दौर की सबसे बड़ी खासियत थी। पाली को तो भारत की पहली देश भाषा यानी आम लोगों की पहली राष्ट्रभाषा तक कहा गया है। इसका समय था 500 ईसा पूर्व से
पहली ईस्वी तक। और सबसे बड़ी बात, भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश इसी में दिए थे, राइट? बिल्कुल, उन्होंने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए, न कि विद्वानों की संस्कृत में। इसका मतलब वो चाहते थे कि उनकी बातें सीधे जनता तक पहुंचे, बिना किसी पंडित या विद्वान के माध्यम के। एकदम। और यही सिलसिला आगे भी चला। पाली के बाद प्राकृत का दौर आया, जो पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक चला। ये भाषा पाली से भी ज्यादा सहज और आम बोलचाल की थी। भगवान महावीर के सारे उपदेश इसी प्राकृत भाषा में मिलते हैं। तो मतलब धर्म और दर्शन को आम लोगों से जोड़ने के लिए उनकी अपनी भाषा को अपनाया गया। सही बात है। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि संस्कृत का महत्व खत्म हो गया था, या ये भाषाएं साथ साथ चल रही थी? ये एक बेहतरीन सवाल है। नहीं, संस्कृत का महत्व बना रहा। वो ज्ञान, विज्ञान और साहित्य की भाषा बनी रही। कालिदास जैसे महान कवि उसी दौर में लिख रहे थे। लेकिन अब वो अकेली भाषा नहीं थी। एक तरफ विद्वानों की संस्कृत थी, तो दूसरी तरफ आम जनता की पाली और प्राकृत, दोनों दुनियाएं साथ साथ चल रही थी। अच्छा, यहाँ पर एक मोड़ आता है जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा। संस्कृत से प्राकृत तक का सफर तो सीधा लगता है, लेकिन इसके बाद एक दौर आया अपभ्रंश का। ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अपभ्रंश का मतलब तो बिगड़ा हुआ रूप है। ये तो सुनने में थोड़ा अपमानजनक लगता है, जैसे भाषा खराब हो गई हो। आपकी बात सही है, शाब्दिक अर्थ तो यही है। शुरू में व्याकरण के पंडितों ने प्राकृत के बदले हुए रूपों को अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ ही कहा था। लेकिन भाषा विज्ञान में इसका मतलब पूरी तरह से अलग और सकारात्मक है। ये वो पुल है जो मध्यकाल को आधुनिक काल से जोड़ता है। पुल कैसे? ये कुछ वैसा ही है जैसे आज हम लोग मैसेजिंग में हाउ आर यू की जगह HW लिख देते हैं। भाषा हमेशा आसानी और सहजता का रास्ता खोजती है। अपभ्रंश भी प्राकृत का एक ऐसा ही स्वाभाविक, सरल और कह सकते हैं कि विकसित रूप था, बिगड़ा हुआ नहीं। तो इसी अपभ्रंश से आज की भाषाएं निकली? हाँ, यहीं से वो फैमिली ट्री की अलग अलग शाखाएं फूटती हैं। मुख्य रूप से 3 बड़ी अपभ्रंश धाराएं थीं जो भारत के अलग अलग हिस्सों में बोली जाती थीं। पहली थी शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी? ये शूरसेन यानी मथुरा के आसपास का इलाका? बिल्कुल। सोचिए, कृष्ण की कहानियों की जमीन। इसी से पश्चिमी हिंदी, जिसमें आज की खड़ी बोली आती है। हाँ, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, ये सब। और साथ में राजस्थानी और गुजराती भी इसी से निकली। ये कनेक्शन तो वाकई दिलचस्प है। और दूसरी धारा? दूसरी थी अर्धमागधी अपभ्रंश। ये शौरसेनी और मागधी के बीच के इलाके, मतलब अवध और उसके आसपास बोली जाती थी। आज की जो पूर्वी हिंदी है, जैसे अवधी भाषा, वो इसी से निकली है। रामचरितमानस वाली अवधि। वही, तुलसीदास में रामचरितमानस इसी अवधि में लिखी थी। और तीसरी वो मागधी होगी, जो मगध यानी बिहार के इलाके की होगी। बिल्कुल सही अंदाजा। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, जिसमें भोजपुरी, मैथिली हैं, और बंगाली, उड़िया और असमिया जैसी पूरब की भाषाएं जन्मी। वाह! तो मतलब उत्तर और पूर्व भारत की लगभग सभी बड़ी भाषाओं की शाखाएं एक ही तने से निकली। जी, इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृत हिंदी की आदि जननी है। वो परिवार की मुखिया यानी परदादी की तरह है। ये समझना वाकई कमाल है। और ये रिश्ता सिर्फ किताबों तक नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। आज भी जब हम अग्नि, सूर्य, ज्ञान या धर्म जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो हम अनजाने में हजारों साल पुरानी उस संस्कृत विरासत को ही आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सोच की नींव में वो भाषा आज भी जिंदा है। चलिए, अब एक ऐसे तथ्य पर आते हैं जिसने मुझे सच में चौंका दिया। हिंदी शब्द, जिसे हम अपनी भाषा का नाम मानते हैं, वो असल में हिंदी या संस्कृत का है ही नहीं। हाँ, ये जानकारी अक्सर लोगों को हैरान कर देती है। इस शब्द की कहानी भारत के बाहर से शुरू होती है। प्राचीन काल में ईरान के लोग जब भारत आते थे तो उन्हें सिंधु नदी पार करनी पड़ती थी। उनकी भाषा यानी फारसी में स ध्वनि का उच्चारण ह की तरह होता है, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू कर दिया। अच्छा, तो स का हर हो गया। जैसे हम सप्ताह को हफ्ता भी कहते हैं, तो सिंधु नदी के पार रहने वाले लोग हिंदू कहलाए। ठीक वैसे ही फिर जिस देश में ये हिंदू रहते थे वो कहलाया हिंद, और फिर हिंद में फारसी का ई प्रत्यय लगाकर विशेषण बना हिंदी। हिंदी, जिसका मतलब था हिंद का। हाँ, हिंद का या हिंद से जुड़ा हुआ। शुरू में ये शब्द यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की चीजों के लिए इस्तेमाल होता था। धीरे धीरे ये यहाँ बोली जाने वाली एक खास जुबान के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो हमारी भाषा का नामकरण बाहर से हुआ, एक नदी के नाम पर। लेकिन जहाँ नाम बाहर से आया, वहीं इसे लिखने का तरीका यानी इसकी लिपि, उसकी कहानी तो पूरी तरह से अपनी है। हाँ, और वो कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। हमारी लिपि है देवनागरी,
और इसकी जड़ें भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक ब्राह्मी लिपि में है। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक अक्षर अ ने सदियों में अपना रूप बदला है। अ अक्षर ने? हाँ, इसका सफर उत्तरी ब्राह्मी से शुरू होता है, जो मौर्य काल में इस्तेमाल होती थी। फिर गुप्त काल में ये गुप्त लिपि का आकार लेती है। और उसके बाद एक नाम आता है कुटिल लिपि। ये कैसा नाम है? कुटिल का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। इस दौर के अक्षरों में घुमाव और वक्र ज्यादा थे, इसलिए शायद इसे ये नाम मिला। इसी कुटिल लिपि से विकसित हुई प्राचीन नागरी और फिर उसी से आज की देवनागरी का मानक रूप तय हुआ। तो एक अक्षर को अपने आज के रूप में आने में लगभग 1500 साल लग गए। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि आज यही देवनागरी लिपि सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि संस्कृत, मराठी और नेपाली लिखने के लिए भी इस्तेमाल होती है। मतलब महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति और नेपाल का कोई व्यक्ति भले ही एक दूसरे की भाषा ना समझ पाए, पर एक दूसरे की लिखी हुई बात पढ़ सकते हैं। ये भाषा और लिपि के बीच का एक बहुत ही मजबूत रिश्ता दिखाता है। नाम कहीं से भी आ सकता है, लेकिन लिखने की प्रणाली की अपनी एक अलग स्वतंत्र और गहरी यात्रा होती है। तो चलिए अब आज के दौर में आते हैं। जब हम कहते हैं हिंदी, तो हम असल में किस हिंदी की बात कर रहे होते हैं? क्योंकि जो हिंदी एक बॉलीवुड फिल्म में बोली जाती है वो बिहार के किसी गांव में बोली जाने वाली भोजपुरी से या मथुरा की ब्रज भाषा से बहुत अलग है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आज की हिंदी कोई एक अकेली ठोस भाषा नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि बोलियों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। भाषा वैज्ञानिक इसे कुछ समूहों में बांटते हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, जो आज की मानक हिंदी का आधार है, हाँ, और ब्रज भाषा, हरियाणवी और बुंदेली भी। फिर पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं, और पहाड़ी हिंदी है जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली हैं। ये सब हिंदी परिवार के सदस्य हैं, जैसे चचेरे ममेरे भाई बहन। अच्छा। उनके चेहरे मोहरे मिलते जुलते हैं, पर हर एक का अपना अलग अंदाज और अपनी अलग मिठास है। तो इसका मतलब ये है कि कोई अगर हरियाणा में बैठकर हरियाणवी बोल रहा है और कोई लखनऊ में अवधी, तो वो असल में एक ही बड़े परिवार की भाषाएं बोल रहे हैं, बस अलग अलग लहजे में। क्या इनमें आपस में कोई गहरी समानता भी है? बिल्कुल। उनकी वाक्य रचना, बुनियादी शब्दावली और व्याकरण की जड़ें एक ही हैं, जो शौरसेनी या अर्धमागधी अपभ्रंश से आई हैं। इसीलिए एक दूसरे को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं होता। ये एक ही विशाल नदी की अलग अलग धाराएं हैं। और आज के भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्थान है? संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यहाँ राजभाषा शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका मतलब है सरकारी कामकाज की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका उद्देश्य देश को